मोमो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो है अपना बैक्टीरिया, ये अभी तक अमीबा क्यों नहीं बना? व्हाई? अगर आप जेनेटिक चेंज को कहते हैं, तो अमीबा क्यों नहीं बना अभी तक बैक्टीरिया? क्योंकि उसका लाइफ स्पैन तो बहुत कम है। वो रेप्लिकेट तो बहुत दफ़ा हो जाता है। यानी कि अगर मैं अपनी लाइफ में देखूँ तो मिलियंस, ट्रिलियंस टाइम वो रेप्लिकेट हो चुका है। कोई आ, बैक्टीरिया अमीबा नहीं बनता। सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर अडेप्टेड हैं, वेल अडेप्टेड हैं अपनी एनवायरनमेंट में, तो वो इवॉल्व नहीं करते। एंट्स जो हैं, जो चूंटियां जो हैं, वो कई चूंटियां कुछ और ऑर्गेनिजम्स बन चुकी हैं, लेकिन अगर कोई नीच है जहां वो वेल अडेप्टेड है अपनी एनवायरनमेंट में, तो वो सरवाइव करते रहेंगे। उनके ऊपर प्रेशर नहीं है टू इवॉल्व। और हो सकता है कोई प्रोकैरियोट्स ही थे पहले बैक्टीरिया की तरह के, जो बदल गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं अपने नीच में। वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहे हैं, हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे आंतड़ियों में हमारे सेल से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। दे आर सक्सेसफुल, दे विल नॉट इवॉल्व कोई कंटिन्यूअस चीज थोड़ी होती है ये। अगर कोई सिलेक्शन प्रेशर है तो वो फिर सरवाइव करते हैं। एवोल्यूशन खत्म हो गया। कहने का मतलब ये बैक्टीरिया और दूसरी बात, ये बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, आप कह रहे हो अमीबा व्हिच इज अ यूकैरियोट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इसकी क्या ओरिजिन है, क्या आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आप साफ आ रही है आवाज बिल्कुल आपकी। आपको मैं म्यूट करूंगी मोहम्मद कमर, और मैं आपको नॉन कन्फॉर्मिस्ट आप बोल रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? आपकी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। मुझे सिर्फ इन्होंने कंपैरिजन किस बेसिस पे किया है बैक्टीरिया का अमीबा से? अमीबा तो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, उसमें ऑर्गेनेल होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका सेल न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड है। बैक्टीरिया जनरली आर ऑल प्रोकैरियोट्स, उसमें नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो एग्जैक्टली कंपैरिजन कैसे आपने कर दिया कि बैक्टीरिया अमीबा क्यों नहीं बना? बहुत पहले अमीबा जो है यूकैरियोटिक। एवोल्यूशन हो रहा है तो उस वक्त तो फिर बनना चाहिए ना अमीबा को, अमीबा बनना चाहिए। रैट को नहीं, कैट बन जानी आपको चाहिए। एवोल्यूशन लगता है, आपको समझ नहीं आता। आपको एवोल्यूशन, आपको लगता है कि आपको प्रोसेस समझ नहीं आता। आप जाके फाइलोजेनेटिक ट्री देखें। वो अमीबा जो है वो यूकैरियोट है, वो उसमें आर्केया जो थे और दूसरे ऑर्गेनिज्म के सिम्बायोसिस हुआ, फिर बहुत आस्ता आस्ता इवॉल्व हुए। कुछ बैक्टीरिया जो वेल अडेप्टेड हैं अपनी एनवायरनमेंट में, वो चेंज नहीं होंगे। एवोल्यूशन को अगर आप ठीक से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हर ऑर्गेनिज्म कोई बदलता नहीं जाता, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में चेंज नहीं होता। आपको जाके अगर समझ नहीं आई तो किसी एवोल्यूशन किताब में आपको ये सब पता चल जाएगा। मतलब ये होता है, नहीं, ये होता, ये नहीं होता मतलब उसका, ये नहीं होता मतलब उसका। एवोल्यूशन कुछ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करते हैं जिनके सिलेक्शन प्रेशर है, वो अपने अडेप्ट करते जाते हैं और चेंज आता जाता है। आपको जाके कुछ पढ़ने की जरूरत है एवोल्यूशन की। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हर ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं हो रहा तो क्यों एवोल्यूशन नहीं हुआ। ये हुआ नहीं। अच्छा, ये तो ये आपकी नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट है। आपको लगता है साइंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं कि एवोल्यूशन क्या हो रहा है। इन्हें बोलने दे, 5-10 मिनट बोलने दे जरा इन्हें, फिर इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। करें बात करें, 5 मिनट बात करें बात। सेकंड में जाते हैं। इसका प्रूफ ये हुआ कि इसका एवोल्यूशन हुआ नहीं, और तभी वो बैक्टीरिया जो है वो अमीबा नहीं बन सकता। अच्छा रुके, अब चूंकि आप रुके आपने सेकंडली कहा है ना। मैंने म्यूट कर रही हूं उनको। नहीं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि बोलने नहीं देंगे आपको ये। चलें बोले। सब्सटेंशिया आप म्यूट पे हैं, आप बोलना चाहते हैं सब्सटेंशिया? मैं ये कह रहा हूँ गुमसुम, आपको हम म्यूट नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आपने ये बात की और अब आप चूंकि आपने लफ्ज बोला सेकेंडली, इसका मतलब है आप एक सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो लिहाजा पहले जरा फर्स्ट पॉइंट को खत्म हो लेने दें, फिर आप बात करें। लेकिन आप इनको अनम्यूट करें। लेकिन आपने आगे, जब तक मैं आपको ये ना कहूं कि जी मेरी बात खत्म हो गई, तो 3-4 मिनट रहेंगे, आप उस वक्त तक आप बीच में जरूर इंटरफियर ना करें। आप मेरी बात सुन रहे हैं, इनको अनम्यूट करें। अनम्यूट है, आप अनम्यूटेड हैं। ये खुद इन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया है। जी थैंक यू। तो मैं जब 4 मिनट बात करूंगा तो आपसे फिर मैं कहूंगा कि जी ये बात मेरी खत्म हो गई है, तो फिर आप बीच में इंटरवीन कीजिएगा। इस तरीके से बात होगी तो फिर जरा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। ठीक है। अच्छा, एक तो पहली बात यह है कि इस बात को याद रखें कि
एवोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर सिलेक्टिव प्रेशर है तो आप इवॉल्व करते हैं। अब क्या बैक्टीरिया सिलेक्टिव प्रेशर के रिस्पॉन्स में विद इन इट्स ओन जो उसकी कैपेबिलिटी है विद इन बैक्टीरिया रहते हुए क्या वो इवॉल्व नहीं करता, ट्रिमेंडसली इवॉल्व कर जाता है। हेलो, आपकी आवाज कट गई है सब्सटेंशिया। सब्सटेंशिया आपकी आवाज नहीं आ रही, यू जस्ट गॉन मे बी silent. उनकी डिस्कनेक्ट हो गई है या सब्सटेंशिया आपकी आवाज साइलेंट हो गई है। अ, अभी वो उनका हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन ये बता रहे थे कि बैक्टीरिया भी इवॉल्व कर रहे हैं। हमें इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके एवोल्यूशन हमें जनरेशन पे जनरेशन नजर आता है। आपको उसकी डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस नजर आते हैं। अगर आप उसको इकोलाई को सीक्वेंस करें तो आपको नजर आएगा कैसे चेंज हो रहा है। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं वो बैक्टीरिया में ही टेस्ट करते हैं। आपको नजर आता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं एंटीबायोटिक को और बाकी सारे मर जाते हैं। ये और वो बाद में वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ये एवोल्यूशन ही तो है। अच्छा नहीं, मैं वापस आ गया हूँ, वो मुझे जी। रीस्टार्ट करना पड़ा था। मैं अच्छा ये जी। कह रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया चूंकि आपका एक सिंगल सेलुलर चीज है, तो यूनिसेलुलर के हम आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे लैब के अंदर। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर प्रेडेशन प्रेशर बढ़ा, एवोल्यूशन जब तक सिलेक्टिव प्रेशर नहीं होगा तो एवोल्यूशनरीली चूंकि एडवांटेजियस ट्रेट्स नहीं है तो इस वजह से वो इवॉल्व नहीं करेगा जिस तरीके से मोमो कह रही थी। लेकिन अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, अभी आपको रिसर्च पेपर में दिखाने लगा हूं, मैं अभी मोमो के साथ शेयर करता हूं, जहां पर क्या हुआ कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब उस पर प्रेडेशन प्रेशर बढ़ाया गया तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो इवॉल्व कर गया। ये साबित हो चुका हुआ है। तो जो आप कह रहे हैं कि एवोल्यूशन नहीं होती, ये लैब में साबित हो चुका हुआ। अभी हम आपको पेपर दिखाते हैं, ठीक है जी। अभी मैं मोमो के साथ शेयर करने लगा हूँ ये पेपर। मोमो जी। में अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन, आपका सवाल अपनी जगह हक बजानिब है। अगर आपके सामने ये इंफॉर्मेशन नहीं रखी गई तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं, और इस तरह के शकूक अगर आपके जहन में आ रहे हैं तो वो शकूक सर आंखों पर, मगर ऐसा है कि साइंस की रोशनी में इस चीज का जवाब मौजूद है। मोमो, आप जरा इस पेपर को सामने लेकर आए। ये जी, तो ये आपको नजर आ रहा होगा कि बेसिकली दिस इज अ पेपर which talks about de novo origins of multicellularity in response to predation. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टीसेलुलर नहीं थे, यूनिसेलुलर थे, उनके अंदर ये मल्टीसेलुलैरिटी इवॉल्व की है। एंड इट इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि आके क्लम्प टुगेदर करते हैं और कॉलोनीज बनाते हैं। वो इंटीग्रेटेड अंदाज में दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके एब्स्ट्रैक्ट को, फिर आगे उनकी तस्वीरें भी देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है ना मोमो? जी जी आ रही है। अच्छा चले, तो वो कह रहे थे the transition from unicellular to multicellular life was one of a few major events in the history of life that created new opportunities for more complex biological systems to evolve. बहुत अरसे से ये चीज हाइपोथेसाइज की जाती थी कि प्रेडेशन जो है वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है जिसने सिलेक्टिव प्रेशर डाला हो, बनाया हो एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी के लिए। ये पेपर उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है इस हाइपोथेसिस के सही होने की। टू बी क्लियर, क्या दूसरी लाइन में क्या लिखा जो मैंने हाईलाइट किया कि प्रेडेशन इज हाइपोथेसाइज्ड एज वन सिलेक्टिव प्रेशर दैट मे हैव ड्रिवन द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलैरिटी। ठीक है जी, यहां वो दिखा रहे हैं, हियर वी शो that de novo origins of simple multicellularity can evolve in response to predation. De novo origins का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि पिछला इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म खुद मल्टीसेलुलर था और उसके नतीजे में मजीद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। डिनोवो का मतलब है कि फ्रॉम द बिगिनिंग नए, नोवो, नॉवल origins of simple multicellularity can evolve in response to predation. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक एल्गी जो क्लेमाइडोमोनस, आपको पता होगा, आपने पढ़ी भी होगी बचपन में, उसकी
उसकी पॉपुलेशंस को आउट क्रॉस किया और वेरिएशन क्या रखी कि जो आपका एक जो सिलियरी के किस्म की ये जो आपके जो पैरामीशियम हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि जिसका जो वो शक्ल है इट रिजेंबल्स स्लिपर्स या आपको आपने देखा होगा, आगे हम दिखा भी देंगे कि पैरामीशियम इसके प्रेडेटर के तौर पर रखा और ऐसी पॉपुलेशन रखी जहां पर जो एक्सपोज थी प्रेडेटर को और जो एक्सपोज्ड नहीं थी। ठीक है जी, वो क्या बताते हैं कि जी जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स थे वो दे वर नॉट ऑब्जर्व्ड इन द अनसिलेक्टेड कंट्रोल पॉपुलेशन। अनसिलेक्टेड कंट्रोल पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि जिनमें आपने प्रेडेटर को एक्सपोज नहीं किया था। जहां आपने दिखाया कि जी जहां आपने ये देखा कि जी जहां प्रेडेशन थी वहां पर आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हुए नजर आए, ये उनकी स्टडी बताती है। अब हम आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं कुछ। ये देखें, वो ये दिखा रहे हैं ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मल्टीसेलुलर कॉलोनीज फ्रॉम इवॉल्व्ड पॉपुलेशंस। यहां पर उन्होंने ए में ऑप्शन दिखाया है कि जी शोज एन एमॉर्फस क्लस्टर फ्रॉम पॉपुलेशन B2, अगेन जिसको एक्सपोज किया गया। और खास तौर पे ये जो सेकंड जो बी उन्होंने ऑप्शन दिखाया है उसके अंदर आपको 8 सेल के क्लस्टर्स जो थे वो इवॉल्व किए। अब ये ऐसा नहीं है कि ये 8 क्लस्टर्स जो हैं जो इवॉल्व किए तो अब ये कलेक्टिवली रिप्रोड्यूस करते हैं एज ए कॉमन ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं। और 8 के क्लस्टर्स ही इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये कौन सी पॉपुलेशन थी? ये वो पॉपुलेशन थी जिसको प्रेडेशन पे एक्सपोज किया गया। अब आप ये समझे ये हुआ क्या है? ये हुआ क्या है? ये हुआ ये है कि व्हाई इज इट द केस कि जब प्रेडेशन को एक्सपोज किया तो तब आपके पास ये क्लस्टर्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नजर आने शुरू हुए, पहले क्यों नहीं नजर आ रहे थे? व्हाई? बिकॉज वो जो पैरामीशियम है वो उसकी जो कैपेसिटी है टू प्रेडेट ऑन सर्टेन साइज, उसका भी एक स्वीट स्पॉट है कि जिसको वो प्रेडेट कर सकता है। जब वो यूनिसेलुलर थे तो उसके लिए प्रेडेशन आसान थी। जब आपने जब 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 प्रेडेशन और उस इन द एब्सेंस ऑफ दैट प्रेडेशन प्रेशर, आप कहेंगे कि यार ये सेल्स अकेले अकेले ही क्यों फिरी जा रहे हैं इसके एलजी के, ये इवॉल्व क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ये इवॉल्व नहीं कर रहे और ये इकट्ठे नहीं क्लम्प नहीं कर रहे, क्लस्टर नहीं, इसका मतलब एवोल्यूशन नहीं होती। अगर आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करने लगेंगे तो यकीनन आप गलत होंगे, क्योंकि वो एवोल्यूशनरी सिलेक्टिव प्रेशर है नहीं और आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिव प्रेशर के एब्सेंस में वो इवॉल्व कर जाए। ये तो दरअसल सिलेक्टिव प्रेशर की एब्सेंस में अगर कोई चीज इवॉल्व कर रही है तो वो ड्रिफ्ट होती है। वो भी होता है एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क में कि जहां पर सिलेक्टिव प्रेशर के बगैर भी चीजें इवॉल्व करती हैं उसको रैंडम ड्रिफ्ट बोलते हैं। लेकिन जो सिलेक्शन के रिस्पॉन्स में है हम उसकी बात कर रहे हैं जो वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स है। जाहिर बात है रैंडम ड्रिफ्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एवोल्यूशन के अंदर और थोड़ा सा स्पेसिएशन में वो हम कवर कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम सिलेक्टिव प्रेशर की रिस्पॉन्स में अंडर नेचुरल सिलेक्शन के वो पॉपुलेशन या वो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में जिनके पास वो ट्रेट्स हैं जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट, इस वक्त की एनवायरमेंटल सिलेक्टिव प्रेशर में उनको सरवाइव करने में मदद दे रहे हैं, उनकी कॉपीज अगली जनरेशन में बढ़ेंगी। तो लिहाजा ये कि सिलेक्टिव प्रेशर की एब्सेंस में वो सेल्स अकेले और अकेले ही रहे, इट इज नॉट सरप्राइजिंग। लेकिन जिन पॉपुलेशन को सिलेक्टिव प्रेशर एक्सपोज किया गया तो वहां पर
आपके पास ये एवोल्यूशनरी एडवांटेज थी कि ये क्लम्प करके और क्लस्टर्स वाले जो सेल्स हैं वो इवॉल्व करें ताकि वो आपस में क्लम्प करके क्लस्टर्स की फॉर्म में मूव अबाउट करें, ताकि पैरामीशियम जाहिर बात है अब उसके लिए मुश्किल है इसको इंजेस्ट करना, जिसको फेगोसाइटाइज करना कहते हैं, अब इसके लिए मुश्किल है। अब आपका क्या ख्याल है कि ये कैसे हो गया? बात ये है कि जेनेटिकली डिटरमिन्ड पाइपलाइन के थ्रू वो एंजाइम्स और वो प्रोटीन्स कुछ ऐसी है सेल के सरफेस पे होती हैं जो कि एडहीजन प्रॉपर्टीज देती हैं। तो वो जो एडहीसिव प्रॉपर्टीज पहले उनके लिए वाली प्रोटीन्स के लिए पहले इतना सिलेक्टिव प्रेशर था नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जब प्रेडेशन प्रेशर को एक्सपोज किया गया, जस्ट लाइक जिस तरह बैक्टीरिया में होता है कि जब उसको एंटीबायोटिक पे एक्सपोज किया जाता है तो वो जो एक छोटा सबसेट है जो कि पहले कम्पीट आउट कम्पीट हो रहा था बाय द प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, जब उस पॉपुलेशन को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक बीच में डालते हैं तो दूसरे वाली जो माइनॉरिटी में जो पॉपुलेशन होती है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है रिसोर्सेज को कंज्यूम करने की और वो पॉपुलेशन में फैल जाती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहां पर मल्टी सेलुलैरिटी इवॉल्व कर रही है इन रिस्पॉन्स टू प्रेडेशन प्रेशर। तो अब ये आपके सामने है, ये जाकर आप इस पेपर को देखें, समझें। ये आपके सामने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं जो कि आपको बता रहे हैं डिनोवो ओरिजिन्स ऑफ मल्टी सेलुलैरिटी इन रिस्पॉन्स टू प्रेडेशन। ये चीज लैब में ऑब्जर्व हो चुकी है, उसके बाद बताया जा रहा है। आपके पास कोई इसके पास यहाँ पर एल्बो रूम नहीं है कि आप ये कह सकें कि जी अच्छा अब एवोल्यूशन नहीं हो सकती। हम इसके अलावा आपको कई एग्जाम्पल्स दिखा चुके हैं जो कि आपको रियल टाइम एवोल्यूशन दिखाती हैं। ड्रोसोफिला में वो भी बैक्टीरिया नहीं है, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें दिखाती है। आपको फिंचेस में हमने दिखाया कि जी वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एवोल्यूशन नई स्पीशीज बनी, ना सिर्फ वो बनी बल्कि 40 साल उस पर रिसर्च हुई। अब वो जो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू नई स्पीशीज बनी है वो रिप्रोड्यूस भी करती है, वो ऐसा नहीं कि वो स्टीराइल है। तो ये चीजें ऑब्जर्व हो चुकी हुई हैं रियल टाइम में, फील्ड में, लैब में। तो मेरी गुजारिश ये होगी हमारे जो दोस्त हैं उनसे ये कि जी वो अपना माइंड ओपन रखें। अगर कोई किताबें वो चाहते हैं हम उन्हें रिकमेंड करें टू स्टार्ट विद, तो हम उन्हें स्लोली आसान किताबों से, फिर टेक्स्ट बुक से और फिर रिसर्च लेवल तक, रिसर्च पेपर्स तक कैसे पहुंचना है पूरी जो है उनको हम बता सकते हैं ताकि उनकी तसल्ली हो। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्क। 2-3 साल का प्लान होगा, 2-3 साल में आप इस लेवल पर आएंगे कि एवोल्यूशन को पूरे तरीके से समझ सकें और अपने बायसेस को अनलर्न कर सकें।